जब से मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ है तब से मनुष्य नए नए चीज़ों को जानने में लगा हुआ है, चाहे वह किसी विषय के संबंध में हो। आज की कड़ी में हम देखेंगे भूगोल के संबंध में कि भूगोल को लेकर के किस सभ्यता के द्वारा क्या कहा गया, या किस किस खगोल शास्त्री या किस वैज्ञानिक के द्वारा भूगोल के संबंध में कौन कौन से अवधारणाएँ दिए गए। हे एवरीबॉडी, मैं सीके और आप देख रहे हैं अचीवर्स ICS, और आज की कक्षा में हम जानेंगे भूगोल और विश्व और ब्रह्मांड के संबंध में। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं भूगोल, विश्व और ब्रह्मांड के संबंध में कौन कौन से तथ्य हैं जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भूगोल शब्द। तो भूगोल शब्द जो आया है वो मिस्र यूनानी सभ्यता के द्वारा आया है। भूगोल शब्द यदि हम बात करते हैं, जो भूगोल अध्याय के रूप में हम पढ़ते हैं, उस भूगोल का जो शब्द है वो मिस्र यूनान की सभ्यता के द्वारा ये दिया गया। इसके लिए एक वैज्ञानिक है या फिर एक भूगोल शास्त्री है जिसका नाम था इराटोस्थेनीज। ये एक यूनानी भूगोल शास्त्री हैं जिन्होंने सबसे पहले भूगोल के लिए जियोग्राफर शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? तो भूगोल के लिए जियोग्राफर शब्द का प्रयोग किया। जियोग्राफर्स शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? तो मिस्र यूनान सभ्यता के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था इराटोस्थेनीज। इन्होंने क्या किया है? भूगोल के लिए जियोग्राफर शब्द का प्रयोग किया। अर्थात इससे हमको ये पता चलता है कि जो जियोग्राफी या भूगोल है वो मिस्र यूनानी सभ्यता के द्वारा दिया गया। साथ ही हम जानेंगे, अच्छा, ये जो जियोग्राफर्स है, जियोग्राफर्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जियो और ग्राफर्स, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफर्स का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात इन्होंने क्या किया? इस शब्द के माध्यम से पृथ्वी के संबंध में कुछ नए नए तथ्यों के बारे में अन्य सामान्य जनताओं को बताया। इसलिए क्या कहा गया है, जो इराटोस्थेनीज है इनको हम कहते हैं वास्तविक भूगोल के जन्मदाता या वास्तविक भूगोल के पिता। इसको हम आगे देखेंगे कि भूगोल के संबंध में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने जो अवधारणा दिया उसके आधार पर उनको क्या क्या कहा जाता है। ये हो गया। अब जब देखते हैं भूगोल शब्द को मिस्र यूनानियों ने दिया है, तो भूगोल शब्द को दिया, इसके बाद क्या किया यूनानियों ने 19वीं सदी में भूगोल को एक विषय के रूप में अध्ययन करना चालू किया। क्या किया गया? तो भूगोल को 19वीं शताब्दी में एक विषय के रूप में अध्ययन करना प्रारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया, और लगभग 20वीं सदी में इसका व्यवस्थित अध्ययन चालू हो गया। बीसवीं सदी में व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो जब 20वीं सदी में इसका व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ तो मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों के आधार पर इसके लिए अलग अलग विचारधारा लाए गए कि मानव का पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण या प्रकृति का मानव पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो इसके संबंध में 20वीं सदी में यूनानियों के द्वारा क्या किया गया? व्यवस्थित अध्ययन किया गया और इसके लिए कुछ अवधारणाएँ लाए गए। वो अवधारणा या विचारधारा कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो विचारधारा आता है वो होता है निश्चयवाद। निश्चयवाद विचारधारा, और दूसरा है संभाववाद। तो जो निश्चयवादी विचारधारा है, निश्चयवादी विचारधारा का जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि जो मानव है उनके क्रियाकलापों या फिर उनको स्वभाव पर प्रकृति पूर्ण तरीके से नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है? तो मानव के जितने भी क्रियाकलाप है, जितने भी उनको स्वभाव है, उन पर क्या करेगा? प्रकृति नियंत्रण करेगा। किस पर? मानवों पर। मानव पर नियंत्रण कौन करता है? प्रकृति नियंत्रण करता है। इस बात को क्या कहा गया? निश्चयवाद कहा गया। इस बात को याद रखिएगा। तो निश्चयवाद के समर्थक की बात करें तो निश्चयवाद के 3 मुख्य समर्थक माने जाते हैं। समर्थक है रीटर, रैडजेल और इस्लिंगटन। याद रखिएगा, ये इनके समर्थक थे। निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक रीटर, रैडजेल और इस्लिंगटन। कभी कभी या कुछ पुस्तक में इस्लिंगटन को हंटिंगटन नाम से भी दिया गया है। हंटिंगटन या इस्लिंगटन दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है।
तो याद रखिएगा निश्चयवादी विचारधारा क्या कहता है, निश्चयवादी विचारधारा कहता है कि मानवों के क्रियाकलापों पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण कौन स्थापित करके रखेगा, प्रकृति रखेगा। इस चीज को याद रखिएगा, मानव पर नियंत्रण कौन करेगा, प्रकृति करेगा। अब दूसरा आता है संभाववाद विचारधारा। तो संभाववाद विचारधारा ये कहता है कि मानव जो होता है वो अपने क्रियाकलापों के साथ साथ प्रकृति पर भी नियंत्रण कर सकता है। इसके जस्ट उल्टा है निश्चयवाद के, जस्ट अपोजिट क्या है, संभाववाद है। संभाववाद में कहा गया कि मानव अपने क्रियाकलापों स्वभावों के साथ साथ यह प्रकृति पर भी क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो निश्चयवाद में हमने देखा था कि मानवों पर नियंत्रण कौन करता है, प्रकृति करता है। लेकिन संभाववाद में क्या होता है, मानव स्वयं पर नियंत्रण करने के साथ साथ प्रकृति पर भी नियंत्रण कर सकता है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो याद रखिएगा संभाववाद में मानव स्वयं के साथ साथ पर्यावरण या प्रकृति पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसके समर्थक कौन थे, तो इसके समर्थक है डी लाब्लांस, फैब्रे। याद रखिएगा इसके समर्थक कौन कौन है, तो डी लाब्लांस है और फैब्रे हैं। किसके समर्थक, संभाववाद के। और निश्चयवाद के समर्थक रिटर, रैडजेल और स्लिंटन हैं। तो इस दोनों को याद रखिएगा, निश्चयवाद में क्या कहा गया और संभाववाद में क्या कहा गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब निश्चयवाद विचार संभाववाद विचारधारा लाया गया मानव और प्रकृति के आपसी संबंधों के आधार पर, तब इसमें क्या किया, एक वैज्ञानिक थे रैडजेल, इन्होंने इन दोनों को मिला करके एक नया विचारधारा प्रस्तुत किया गया जिसे कहा गया रैडजेल का निश्चयवादी सिद्धांत या निश्चयवादी विचारधारा। किसकी विचारधारा, रैडजेल की विचारधारा। किसको मिला करके, तो निश्चयवाद और संभाववाद दोनों को मिला करके रैडजेल ने एक नया विचारधारा दिया जिसे कहा गया रैडजेल का निश्चयवादी सिद्धांत या निश्चयवादी विचारधारा। तो इसमें इन्होंने बताया रैडजेल का निश्चयवाद। रैडजेल के निश्चयवाद में रैडजेल ने बताया कि मानव अपने स्वभाव के अपने स्वभाव या अपने क्रियाकलापों के साथ साथ प्रकृति पर भी नियंत्रण करता है। इसके साथ ही प्रकृति अपने मतलब मौसमों के साथ साथ वो क्या करेगा, मनुष्यों पर भी नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करेगा। अर्थात रैडजेल के निश्चयवाद में दोनों जो वाद थे पूर्व के उनको मिला दिया गया और दोनों को मिला करके दे दिया गया कि मानव भी प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है और प्रकृति भी मानव पर नियंत्रण स्थापित करता है। अर्थात दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पर क्या करेंगे, तो नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करेंगे। और इसको देने वाले कौन थे, रैडजेल का निश्चयवाद जिसे नाम कहा गया। इसमें बता दिया गया कि प्रकृति मानव पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है और मानव स्वयं के साथ साथ प्रकृति पर भी कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित करेगा। तो इसके समर्थक इसको देने वाले कौन है, रैडजेल है। इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से भूगोल के संबंध में क्या हो गया, तीन विचारधाराएं आ गई। पहला था निश्चयवादी विचारधारा जिसके समर्थक थे रिटर, रैडजेल, स्लिंटन। संभाववादी विचारधारा डी लाब्लांस, फैब्रे। और याद रखिएगा एक नया आया रैडजेल ने जिसे दिया, जो दोनों वाद को मिला दिया गया था, निश्चयवाद और संभाववाद को, इसको मिलाकर लाया, इसका भी नाम था निश्चयवादी विचारधारा। तो याद रखिएगा रैडजेल का निश्चयवादी विचारधारा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, प्रकृति मानव पर भी नियंत्रण करेगा और मानव प्रकृति पर भी नियंत्रण स्थापित करने का कार्य कर सकता है। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जिसमें हम जानते हैं कि भूगोल के संबंध में कार्य करने वाले जो भूगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक थे, उनको भूगोल के लिए कौन कौन सी उपाधि दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं भूगोल के पिता। भूगोल के पिता कहलाते हैं हिकैटियस। भूगोल के पिता कौन है, हिकैटियस को भूगोल के पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक पुस्तक थी इनकी जिनका नाम है जस पीरियोडियस। इस जस पीरियोडियस में इन्होंने भूगोल के संबंध में वर्णन किया, या फिर कहा जाएगा कि सबसे पहले भूगोल के संबंध में हिकैटियस ने वर्णन किया अपने पुस्तक जस पीरियोडियस में।
जिसके वजह से हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। दूसरा, वास्तविक या व्यवस्थित भूगोल के पिता। वास्तविक या व्यवस्थित भूगोल के पिता, तो ये कौन है? इराटोस्थेनीज। ये वही इराटोस्थेनीज है जिन्होंने भूगोल के लिए जियोग्राफर शब्द का उपयोग किया था। अच्छा, ये जो जियोग्राफर शब्द मैंने बताया था, ये जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। इसने क्या दिया था शब्द? जियोग्राफस, जिसमें जियोग्राफस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, जियो और ग्राफस। ये दोनों लैटिन शब्द हैं। इसका अर्थ होता था भूमि के संबंध में वर्णन करना, जिसके आधार पर इराटोस्थेनीज को क्या कहा गया है? वास्तविक भूगोल या व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा गया। तीसरा, आधुनिक भूगोल के पिता। तो आधुनिक भूगोल के पिता कहलाते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन है आधुनिक भूगोल के पिता? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनको कहा गया है आधुनिक भूगोल के पिता। जो वर्तमान में हम भूगोल के जिस स्वरूप को पढ़ते हैं वो देने वाले कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये भी यूनानी थे, तो इन्होंने दिया है आधुनिक भूगोल। अच्छा, इन्होंने आधुनिक भूगोल के बारे में बताया, इसलिए इनको आधुनिक भूगोल के पिता का उपाधि दिया गया। चौथा, भौतिक भूगोल के पिता। तो भौतिक भूगोल के पिता कहलाते हैं पॉलीडोनियम। पॉलीडोनियम को पॉलीडोनियस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पॉलीडोनियम को पॉलीडोनियस कहा जाता है। तो भौतिक भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं? पॉलीडोनियम या पॉलीडोनियस कहलाते हैं। ग्लोब के निर्माता। ग्लोब के निर्माता की बात करें तो ग्लोब का निर्माण करने वाले थे मार्टिन बैंहम। मार्टिन बैंहम ने ही क्या किया है? ग्लोब का निर्माण किया। छठवां है मानचित्र के जनक। मानचित्र के जनक, तो मानचित्र के जनक कहलाते हैं अनेक्सिमोंडर। मानचित्र, जो वर्तमान हम मानचित्र देखते हैं, उन मानचित्र के जनक किसे कहा गया है? अनेक्सिमोंडर को कहा गया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है मानचित्र कला का जनक। मानचित्र कला का जनक, या फिर कहेंगे अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के आधार पर स्थानों को बताने वाला, जिसे हम कहते हैं मानचित्र कला का जनक। तो ये कौन है? तो ये है टॉलेमी। टॉलेमी के संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। अब ये जानिए कि टॉलेमी ने क्या किया? अक्षांशीय और देशांतरी रेखा के आधार पर स्थानों के संबंध में क्या किया है? वर्णन किया, या स्थानों का एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाला था कौन? टॉलेमी। इसलिए इसको कौन बोल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मानचित्र कला का जनक भी कहा जाता है टॉलेमी को। आगे हम टॉलेमी के संबंध में थोड़ा और चर्चा करेंगे। पहले ये एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। भूगोल के पिता हिकैटियस। भूगोल के पिता हिकैटियस को क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोडियस में क्या किया था? पृथ्वी के संबंध में या पृथ्वी के संबंध में वर्णन किया था। वास्तविक या व्यवस्थित भूगोल के पिता इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज को वास्तविक या व्यवस्थित भूगोल के पिता क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जियोग्राफर शब्द दिया था भूगोल के लिए, जिसमें इन्होंने पृथ्वी के संबंध में वर्णन किया। अगला आएगा आधुनिक भूगोल के पिता। तो भूगोल के जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं उसके पिता कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है आधुनिक भूगोल के पिता। अगला है भौतिक भूगोल के पिता। तो भौतिक भूगोल के पिता कहलाते हैं पॉलीडोनियम। पॉलीडोनियम को पॉलीडोनियस भी कहा जाता है।
ग्लोब के निर्माण करने वाले या ग्लोब के निर्माता कौन है? तो ग्लोब के निर्माण करने वाले हैं मार्टिन बैहम। इस बात को याद रखिएगा। मानचित्र के जनक, तो हम जो वर्तमान का मानचित्र देखते हैं उसका जनक कौन है? अनेक्सिमोडर है। लेकिन मानचित्र कला के जनक की बात करें तो टॉलेमी का नाम आता है, जिन्होंने क्या किया था? अक्षांश और देशांतर रेखा के आधार पर स्थानों का एग्जैक्ट लोकेशन बताया। तो ये देने वाले कौन है? टॉलेमी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मानचित्र कला के जनक की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? टॉलेमी का नाम आएगा। और ये सभी के सभी यूनान सभ्यता के वैज्ञानिक हुआ करते थे। इसीलिए कहा गया है विषय ग्रुप में देने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है कि किसी सभ्यता को जाता है तो वो है यूनान सभ्यता। इसीलिए मैंने कहा यूनान और मिस्र सभ्यता वासियों के द्वारा क्या किया गया है? भूगोल को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मांड के संबंध में कुछ चर्चा करती है। भूगोल के कुछ मेन पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। पहले कुछ एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आगे चलते हैं, ब्रह्मांड के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए क्या हुआ, जब से मानव के मस्तिष्क में विश्व के मानचित्र की जब झलक आती है तो उसे इन्होंने ब्रह्मांड नाम दिया। मानव के मस्तिष्क में जब विश्व के चित्र की झलक आती है या विश्व के चित्र का जब इमेजिनेशन होता है तो उसको उन्होंने क्या शब्द दिया? ब्रह्मांड नाम दिया। शब्द का नाम था नाम क्या दिया? ब्रह्मांड दिया या कॉस्मोस कहा गया। तो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के संबंध में अलग अलग खगोल शास्त्र, अच्छा ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे खगोल शास्त्र कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल शास्त्र कहलाता है और इसको अध्ययन करने वाले को कहा जाता है खगोल शास्त्री। तो ब्रह्मांड के संबंध में अलग अलग खगोल शास्त्री ने समय समय पर अध्ययन किया और उन्होंने जैसे कुछ नए फैक्ट मिलते थे उसके लिए उन्होंने एक नए पुस्तक का प्रकाशन करते जिसमें ये बताया जाता था कि इस संबंध में क्या क्या वर्णन किया गया है। देखिए करके देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है क्लॉस्डियन टॉलेमी का। क्लॉस्डियन टॉलेमी, ये वही टॉलेमी है जिनको हमने मानचित्र कला का जनक कहा। तो ये क्लॉस्डियन टॉलेमी है, इन्होंने ब्रह्मांड के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात बताया था और इसने एक अवधारणा दिया। इस अवधारणा को कहा गया था जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा देने वाले कौन हैं? क्लॉस्डियन टॉलेमी हैं। कब दिया इन्होंने अवधारणा को? तो 1040 ईस्वी में इस अवधारणा को दिया। अब इस अवधारणा में ऐसा क्या बात है जिसके वजह से जो टॉलेमी है वो प्रसिद्ध हुए? तो इन्होंने बताया सबसे पहले कि हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के केंद्र पर पृथ्वी है और सूर्य के अलावा और जो बाकी ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अवधारणा कब दिया गया? तो 140 ईस्वी में दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। सबसे शुरुआती अवधारणा था जिसमें बताया गया कि केंद्र में कौन है? पृथ्वी और सूर्य के अलावा बाकी ग्रह क्या करेंगे? उसके चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। इसे कहा गया जियोसेंट्रिक अवधारणा। देने वाले कौन है? क्लॉस्डियन टॉलेमी। तो लगभग 16वीं शताब्दी या फिर कहा जाएगा 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य तक यह अवधारणा बनी रही। कब से लेकर के दूसरी शताब्दी से लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी तक ये अवधारणा बनी रही। कौन सी अवधारणा? जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसमें लोग ये मानते थे या खगोल शास्त्री ये मानते थे या यह मान करके अध्ययन करते थे कि पृथ्वी केंद्र पर है और सूर्य के साथ साथ बाकी ग्रह भी क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। अर्थात पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और सूर्य के अलावा अन्य ग्रह चारों ओर चक्कर लगाने कार्य करते हैं। फिर बाद में एक और खगोल शास्त्री आते हैं जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने एक अवधारणा दिया जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, ये अवधारणा आया
1543 ईस्वी में, लगभग 16वीं शताब्दी के आधे में। तो ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में निकोलस कोपर्निकस ने बताया कि केंद्र पर कौन स्थित होगा, सूर्य स्थित होगा, और पृथ्वी समेत अन्य ग्रह और जो बाकी के जो उपग्रह उल्का पिंड है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो इस अवधारणा में बताया गया केंद्र पर कौन स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य स्थित है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। तो जो पूर्ववत जो जियोसेंट्रिक अवधारणा थी उनको फिर यहाँ से चेंज कर दिया गया। अब नई अवधारणा कौन सी आ जाती है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आती है, जो वर्तमान के अवधारणा के लिए परफेक्ट अवधारणा है, जिसको मान करके अभी वर्तमान के जो वैज्ञानिक होते हैं वो अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले सालों में ये अवधारणा परिवर्तन हो जाए और कुछ नया अवधारणा आ जाए जो इस अवधारणा से ज़्यादा सटीक बैठे ब्रह्मांड को लेकर के। तो ये जो होता है कभी भी एक मत नहीं होता, हमेशा इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, समय समय पर शोध होते जाता है और नए नए अवधारणाओं का उत्पत्ति होते रहता है। तो अभी वर्तमान के लिए हम हेलियोसेंट्रिक अवधारणा मानकर ही क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें बता दिया गया कि केंद्र पर सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी समेत अन्य ग्रह उपग्रह और अन्य जो पिंड है, खगोलीय पिंड, वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस अवधारणा को देने वाले कौन है, निकोलस कोपर्निकस है। कब दिया, 1543 ईस्वी में दिया। अवधारणा का नाम क्या है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तो जब निकोलस कोपर्निकस ने इस अवधारणा को दिया तो इनको कहा जाता है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये कहलाते हैं निकोलस कोपर्निकस। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया जिसने बता दिया कि सूर्य केंद्र पर है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कुछ तर्कों को, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने क्या क्या तर्क दिया। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने से पहले एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। जब ये पता चल गया कि ब्रह्मांड में के केंद्र पर सूर्य है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल ने क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एडविन हब्बल ने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे आकाश गंगाएं, लगभग अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं और ये सौर मंडल है इसका भाग है। किन्होंने बताया, एडविन पी हब्बल ने बताया। इस बात को याद रखिएगा कि एडविन पी हब्बल ने क्या किया, इन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक इन आकाश गंगाओं में इस तरीके के काफ़ी सारे क्या है, तारामंडल है और तारामंडल के आसपास जो ग्रह है वो परिक्रमा लगाने का कार्य करते हैं। देने वाले कौन है, एडविन पी हब्बल। इन्होंने लगभग 20वीं सदी में 1925 ईस्वी के लगभग क्या किया था, इस बात को इन्होंने प्रूफ करके बताया कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कई अरब आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रह्मांड के संबंध में थोड़ा सा। तो ब्रह्मांड की यदि उत्पत्ति की बात करेंगे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कहा, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक सर्वमान्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो वो है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सारे खोज हुए, लेकिन एक जो खोज है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सटीक बैठता है या फिर थ्योरी को कंप्लीट करता है, वो देने वाले थे जॉर्ज लेमेंथियर। जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया। बिग बैंग के सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी तथ्य थे उनको प्रूफ करके बताया।
जिसको हम क्या मानते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मुख्य कारण मानते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें किस बातों का वर्णन किया गया। तो बिग बैंग सिद्धांत में जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंटेयर ये जो थे बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी थे। बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो पूर्व में या सबसे पहले एक गर्म गोले के रूप में था, एक विशाल गर्म गोले के रूप में था, जिनका आयतन कम था, आयतन कम, ताप तथा घनत्व अधिक था। याद रखिएगा, सबसे पहले जो ब्रह्मांड है वो क्या था, एक गर्म गोले के रूप में था। और जब एक गर्म गोले के रूप में था तो उस समय क्या था, इसमें आयतन कम, ताप अधिक और घनत्व अधिक था। चूंकि इसमें अत्यधिक संकेंद्रण की क्रिया हुई और संकेंद्रण की क्रिया होने की वजह से क्या होता है, इसमें विस्फोट हुआ। संकेंद्रण का अधिक होने की वजह से क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। तो ये विस्फोट लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। यह विस्फोट कब माना जाता है, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ। और विस्फोट क्यों होता है, तो ये जो पदार्थ, जिस पदार्थ से ये बने थे, या फिर एक गर्म गोले के रूप में जब ये था जिसमें इसका घनत्व अधिक, ताप अधिक था, तब क्या होता है, इसमें संकेंद्रण की क्रिया अधिक होने की वजह से इसमें एक महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट होने के बाद से ये क्या होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। बाद में इन पदार्थों का आपसी आकर्षण के कारण समूहन की क्रिया होती है। समूहन की क्रिया से ये आपस में आकर के जुड़ने लगते हैं और इस घटना के द्वारा निर्माण होता है आकाशगंगा का। क्या बताया मैंने, समूहन की क्रिया द्वारा क्या बने, आकाशगंगा। याद रखिएगा, समूहन की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, आकाशगंगा। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में क्या होता है, एक महाविस्फोट होता है। इसी महाविस्फोट का हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस बिग बैंग की जो घटना होती है, इस घटना के बाद से जब जो कण बिखरते हैं, जो कण बिखरते हैं विस्फोट से, उनसे क्या, उनका समूहन होता है। उन समूहन की क्रिया से आकाशगंगा का निर्माण होता है। इसी प्रकार इस आकाशगंगा में समय समय पर विस्फोट होते रहे और इन विस्फोटों के माध्यम से ही तारों का, ग्रहों का और साथ ही अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ, समूहन होता है, आकाशगंगा बनेगा। इन आकाशगंगा में समय समय पर फिर से विस्फोट हुआ और इन विस्फोट के द्वारा तारों का निर्माण होता है, ग्रहों का निर्माण होता है, उपग्रहों का निर्माण होता है, साथ ही अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया। और इस थ्योरी का नाम क्या है, तो बिग बैंग। ये जो बिग बैंग का जो थ्योरी है, ये जो हम ब्रह्मांड के जो घटना को जानने के जो प्रयास कर रहे हैं उसके संबंध में बहुत ही क्या बोलेगा, सटीक तर्क था। तो सटीक तर्क होने की वजह से क्या हुआ, इसको मान्यता दिया गया और वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं बिग बैंग के सिद्धांत को देने वाले थे जॉर्ज लेमेंटेयर। ये हो गया हमारे ब्रह्मांड का निर्माण। इसके ब्रह्मांड निर्माण के लिए और भी काफ़ी सारे क्या बोलेंगे, और भी काफ़ी सारे सिद्धांत दिए गए, परंतु उनमें कुछ न कुछ कमियां रही, जिनके वजह से उनको हम क्या करते हैं, उतनी प्राथमिकता नहीं दे पाते जितनी कि बिग बैंग सिद्धांत को देते हैं। अब इनका निर्माण हो गया। अब एक एक करके देखते हैं कि ब्रह्मांड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया आकाशगंगा, तो आकाशगंगा के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या और कौन कौन से पिंड पाए जाते हैं, एक एक करके देखते चलते हैं इसको भी। पहला देखते हैं आकाशगंगा। तो आकाशगंगा की बात किया जाए तो मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग अरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है या खगोल शास्त्री का मानना है कि इनकी संख्या लगभग 100 अरब है। आकाशगंगा की संख्या ब्रह्मांड में बात करेंगे तो ये लगभग 100 अरब की संख्या है और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों की संख्या में तारे होते हैं। तो यदि एक आकाशगंगा की स्ट्रक्चर या फिर संरचना की बात करेंगे तो इसमें होता है
केंद्रीय नाभि या इसी को कहा जाता है केंद्रीय ब्लज। ये जो केंद्रीय ब्लज होता है आकाशगंगा का बीच का भाग होता है, सबसे बीच या सेंटर का भाग को कहा जाता है केंद्रीय नाभि या फिर केंद्रीय ब्लज या सेंटर ब्लज कहा जाता है। जो केंद्रीय ब्लज होता है इसमें तारों की संख्या सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि आकाशगंगा में तारों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है तो याद रखिएगा कहाँ होगा, केंद्रीय नाभि में या फिर केंद्रीय ब्लज में होता है। इसके साथ ही आकाशगंगा के कुछ अंग और होते हैं जिसे हम बोलते हैं घूर्णनशील भुजाएं। तो आकाशगंगा की 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है और ये जो घूर्णनशील भुजाएं होती हैं वो भी तारों से ही बना होता है। किससे बना होगा? तारों से बना होगा। याद रखिएगा, एक केंद्रीय ब्लज होगा और 3 घूर्णनशील भुजाएं होंगी। इसमें आकाशगंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं, ये मिलकर के क्या करेगा, आकाशगंगा का निर्माण करता है। तो केंद्रीय नाभि में या केंद्रीय सेंट्रल ब्लज में क्या होगा, तारों की संख्या सर्वाधिक होती है, लेकिन साथ ही साथ जो 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं ये भी तारों से मिलकर के बना हुआ होता है, जो क्या करते रहता है, रोटेट करते रहेगा। अब आगे देखते हैं आकाशगंगा में। तो आकाशगंगा में सबसे मुख्य बात आता है हमारे आकाशगंगा का, जिसमें हम रहते हैं या फिर हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा का अंग है, तो इसे कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी या मिल्की वे। तो ये जो मंदाकिनी या मिल्की वे है जिसमें हम रहते हैं या फिर हमारा सौर सिस्टम रहता है, तो ये जो मंदाकिनी है इसके लिए आकार की बात किया जाए तो ये लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष क्या है, इसका व्यास है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी आकाशगंगा की बात करेंगे तो ये 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यदि इसकी आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति है सर्पिलाकार। याद रखिएगा, एक बार पूछा जा चुका है ये आकाशगंगा की आकृति। तो आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है। और इस आकाशगंगा का जो पथ है उसको ऐरावत पथ कहा जाता है। आकाशगंगा का जो पथ है उसे कहा जाता है ऐरावत पथ। इस बात को याद रखिएगा। हमने देखा आकाशगंगा के संदर्भ में, आकाशगंगा की बात करेंगे तो हमें ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब की संख्या में आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में असंख्य तारों का या फिर अरबों तारों का समूह होता है। एक आकाशगंगा के 2 भाग होते हैं, एक होता है केंद्रीय नाभि सेंट्रल ब्लज जिसमें तारों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होती है या फिर घनत्व सबसे अधिक होगा। इसके साथ ही इसके 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जो हमेशा या कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, रोटेट करते रहते हैं। इन 3 घूर्णनशील भुजाएं जो होती हैं वो तारों से ही मिलकर बना हुआ होता है। अब आकाशगंगा में आगे बात करते हैं तो मंदाकिनी जो कि हमारी आकाशगंगा है जिसमें हमारा पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम इसका भाग है। इसके व्यास की बात करेंगे तो इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। आकृति की बात करेंगे तो सर्पिलाकार की इसकी आकृति है और पथ को क्या कहा जाता है, तो इसके पथ को कहा जाता है ऐरावत पथ। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि आकाशगंगा के पथ को क्या कहा जाता है, मंदाकिनी आकाशगंगा के पथ को तो ऐरावत कहा जाता है। हम यदि बात करेंगे हमारे मंदाकिनी या फिर हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा का, तो सबसे निकट आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। सबसे निकट कौन सा है, तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी से सबसे नज़दीक है। इसकी जो दूरी है ये है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। ये हमारी आकाशगंगा या मंदाकिनी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नाम क्या है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। आकाशगंगाओं में या आकाशगंगाओं का आकार के आधार पर उनमें होने वाले तारों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारी आकाशगंगा का जो आकार है या फिर उसके लगे हुए एंड्रोमेडा या और आकाशगंगा का जो आकार है, तो उसमें तारों की संख्या उनके आकार पर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है कि उस आकाशगंगा में किस प्रकार का विस्फोट हुआ और किस प्रकार की आकर्षण शक्ति वहाँ पे कार्य करती है।
और यदि मान लो किसी आकाशगंगा में आकर्षण की शक्ति अधिक है तो वहाँ पर तारों का घनत्व अधिक होगा। जैसे हम मान लेते हैं मंदाकिनी की बात करें, और मंदाकिनी के संदर्भ में एक आकाशगंगा को देखते हैं जिसका नाम है रोलिक आकाशगंगा। ये रोलिक आकाशगंगा का जो आकार है ये मंदाकिनी से 2 गुना छोटा है। अर्थात हमारा जो आकाशगंगा है इस रोलिक आकाशगंगा से आकार में 2 गुना है। आकार में कितना है? 2 गुना है। लेकिन यदि हम तारों की बात करेंगे तो इस रोलिक में तारों की संख्या मंदाकिनी से अधिक है। लगभग मंदाकिनी से 4 गुना तारा किसमें है? रोलिक में है। तो इस बात पे मतलब ये बात जो है वो इस बात को प्रूफ करता है कि आकाशगंगा का आकार पे ये निर्भर नहीं करता कि उसमें तारों की संख्या कितनी होगी। ये निर्भर करेगा उसमें उसके होने वाले विस्फोट पर और उनमें कार्य करने वाले आकर्षण शक्ति पर। तो याद रखिएगा जो रोलिक आकाशगंगा है उसका आकार मंदाकिनी से 2 गुना छोटा है, लेकिन तारों का जो संख्या है वो मंदाकिनी से 4 गुना अधिक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया आकाशगंगा के संदर्भ में। अब एक एक करके देखते चलते हैं आकाशगंगा में और क्या क्या चीज़ शामिल किए जाते हैं। तो बात करें यदि तारों की, तो तारों में हम जानते हैं सूर्य को। हमारे आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा हम अभी सूर्य को ही मानते हैं। तो तारा क्या होता है? तारा एक प्रकाशमान पिंड होता है जो स्वयं की ऊर्जा से चमकता है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो तारों को ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया से होती है, जिसमें हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होकर के वो हीलियम के परमाणु बनाते हैं। और जब ये नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो उसमें असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसके वजह से तारे जो होते हैं वो चमक मतलब तारों में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो तारा जो होता है एक प्रकाशमान आकाशीय पिंड होता है जो स्वयं की ऊर्जा से स्वयं चमकता है और आसपास के जो पिंड है उनको भी प्रकाशमान करने का कार्य करता है। तो तारा में हम जानते हैं किसको? सूर्य को, जो हमारे सोलर सिस्टम के लिए प्रकाश का क्या है? एक सबसे बड़ा स्रोत है या फिर एकमात्र स्रोत मान सकते हैं। तो सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है? ये सूर्य में प्रकाश आता है हाइड्रोजन संलयन से। ये जो हाइड्रोजन है संलयित होकर क्या करेंगे? हीलियम में परिवर्तित होते हैं। हाइड्रोजन संलयन के क्या बनेगा? हीलियम परमाणु बनाते हैं। और इस हीलियम परमाणु के बनने के बाद असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सूर्य पूरे सोलर सिस्टम को क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो जब इसको ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य का जो हमको बाहरी भाग दिखाई पड़ता है, सूर्य का जो हमको बाहरी भाग दिखाई पड़ता है इसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। याद रखिएगा, सूर्य का जो बाहरी भाग है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, जिसे हम अपनी सामान्य आंखों से देखते हैं। तो ये जो प्रकाश मंडल है इसका ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, प्रकाश मंडल का ताप जो होता है वो 6000 डिग्री का सेल्सियस लगभग ताप होता है, लेकिन इसका जो केंद्र होता है, सूर्य का केंद्र, इसका ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, केंद्र का ताप लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो बाहरी भाग प्रकाश मंडल, जिसके वजह से हमें क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है संलयन की क्रिया के द्वारा, तो इसका ताप कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रकाश मंडल है, इस प्रकाश मंडल पर परमाणुओं का तूफान बनता है। अब जैसे हम आग जलाते हैं तो उसमें एक लपट उठता है, उसी प्रकार से इसमें क्या है? चारों ओर एक लपट उठते रहता है, जिसे हम बोलते हैं परमाणुओं का तूफान। जब परमाणुओं का तूफान इस प्रकाश मंडल के बाहरी क्षेत्र को छोड़ करके या फिर सूर्य के आकर्षण शक्ति को छोड़ करके ये क्या चला जाएगा? ब्रह्मांड में चला जाता है। आ रहा बात समझ में कि सूर्य के चारों ओर जो प्रकाश मंडल है इसमें परमाणुओं का तूफान उत्पन्न होता है। ये जो परमाणु का तूफान है वो सूर्य के आकर्षण को पार करके ब्रह्मांड में चला जाता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? सूर्य के आकर्षण को छोड़ करके कहाँ चला जाएगा? ये ब्रह्मांड में चला जाएगा। तो ब्रह्मांड में जब चला जाता है तो इसको कहा जाता है सौर लपट। याद रखिएगा,
सौर लपट या सौर ज्वाला भी कहा जाता है इसको। तो ये सौर ज्वाला क्या है, तो कभी कभी प्रकाश मंडल के जो क्षेत्र हैं उनमें परमाणुओं का तूफान उत्पन्न होता है। ये परमाणुओं का तूफान जब सूर्य के आकर्षण शक्ति को छोड़ करके और क्या होता है, एक लपट के रूप में होगा, तो उसे सौर लपट या सौर ज्वाला कहा जाता है। अब जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, सौर ज्वाला क्या करेगा, सूर्य के आकर्षण शक्ति को छोड़ करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इसमें पृथ्वी के जो गैस है उनसे रगड़ खा करके इनमें प्रकाश उत्पन्न होने चालू होते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑरोरा लाइट। ऑरोरा लाइट कब बनेगा, जब ये सौर लपट वायुमंडल, पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के कारण जब लाइट उत्पन्न होगा उसे हम ऑरोरा लाइट के नाम से जानते हैं। ये जो ऑरोरा प्रकाश या ऑरोरा लाइट है ये हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से दिखाई पड़ता है। कहाँ कहाँ से दिखाई पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। तो इसको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव में इसे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिण ध्रुव में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। बात को याद रखिएगा कि ऑरोरा लाइट क्या होता है और सौर लपट क्या होता है। सौर लपट मैंने बताया कि जब प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान उत्पन्न होता है और इस सूर्य की आकर्षण शक्ति को छोड़ करके ब्रह्मांड में चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सौर लपट कहलाएगा, सौर ज्वाला कहलाएगा। जब यही सौर लपट या सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होगा जिसे ऑरोरा लाइट कहा जाएगा। ये पृथ्वी में दो क्षेत्रों पर दिखेगा, एक उत्तरी ध्रुव से, एक दक्षिणी ध्रुव से। तो उत्तरी ध्रुव से दिखने वाले जो भाग हैं उनको कहा जाएगा ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव से दिखने वाले भाग को कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। बात को याद रखिएगा। अब जब ये जो सौर लपट उत्पन्न होता है, तो सौर लपट उत्पन्न होने के बाद जो क्षेत्र या जिस क्षेत्र से ये उत्पन्न होता है वहाँ पर एक काले रंग का धब्बा बनेगा। जैसे मान लो ये सूर्य है, सूर्य के इस क्षेत्र से लपट उत्पन्न हुआ और लपट उत्पन्न होने के बाद जैसे लपट खत्म हो गई, ये आगे बढ़ गया, तो ये जो क्षेत्र खाली बचा यहाँ पर काले धब्बे बन जाएंगे और इन काले धब्बों को कहा जाता है सौर कलंक। क्या कहा जाएगा, सौर कलंक कहा जाता है, या फिर इसको बोलते हैं सन स्पॉट। तो सौर कलंक या सन स्पॉट कब बनेगा, सौर लपट के निकलने के बाद जो क्षेत्र बचेगा वो काले रंग का हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा सौर कलंक या सौर लपट। इसके ताप की बात करें तो इसका ताप होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, सौर कलंक क्या होगा, सौर लपट के बाद बनने वाला जो क्षेत्र होता है उसे सौर कलंक कहा जाता है। तो सौर कलंक को बताने का मुख्य कारण ये है, ये जो सौर कलंक है ये क्या करता है, हमारा जो पृथ्वी है उसकी संचार व्यवस्था को बाधित करता है। मतलब ये सौर कलंक है, इसमें इस प्रकार के रेडिएशन या चुंबकीय शक्ति होते हैं। ये चुंबकीय शक्ति क्या करते हैं, पृथ्वी के जो संचार व्यवस्था है, अभी हम जो वर्तमान में जो टेलीफोनिक व्यवस्था यूज़ करते हैं टेलीफोन संचार के लिए, तो ये जो सौर कलंक है ये क्या करेगा, इस जो व्यवस्था है या इस संचार को बाधित करने का कार्य करता है, इसमें बाधा डालने का कार्य करता है ये जो सौर कलंक है। तो ये सौर कलंक की इस जो बाधा है, इस बाधा का अध्ययन करने के लिए अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है, एक नए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने की प्लानिंग की जा रही है जिसका नाम है आदित्य L1। बताने का मेन कारण यही था, आदित्य L1 सैटेलाइट। तो आदित्य L1 सैटेलाइट को क्यों छोड़ा जा रहा है, इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि ये अध्ययन कर सकेगा सौर कलंक के द्वारा होने वाले संचार बाधा को। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, सौर लपट कैसे निकलता है, ऑरोरा लाइट क्या होता है और सौर कलंक क्या होता है। फिर से देख लेते हैं, सौर लपट परमाणुओं का तूफान उत्पन्न होता है प्रकाश मंडल में, और जब ये क्या करेगा, सूर्य के आकर्षण को छोड़कर ब्रह्मांड में चला जाएगा, तो इसे हम सौर लपट, सौर ज्वाला कहेंगे। ऑरोरा लाइट क्या कहेंगे, जब यही सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करेगा जिसे हम ऑरोरा लाइट के नाम से जानते हैं।
अब ये जो ऑरोरा लाइट है इसको दो क्षेत्र से देखा जा सकता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव में इसको ऑरोरा बोरियालिस कहेंगे और दक्षिणी ध्रुव में इसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहेंगे। जब ये सौर लपट समाप्त हो जाता है तो उस क्षेत्र में एक काला धब्बा बनता है जिसे हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं या सन स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये जो सौर कलंक है इसका ताप लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो ये जब ये सौर कलंक हमारी वायुमंडल के आसपास क्षेत्र में आता है तो ये क्या करेगा, हमारी संचार व्यवस्था को बाधा डालने का कार्य करता है या बाधित करता है। तो इसका अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट छोड़ने जाने का प्लानिंग किया गया है जिसका नाम है आदित्य L1, जो अंतरिक्ष में क्या करेगा, सौर कलंक के द्वारा डाले जाने वाले बाधा का अध्ययन करने का कार्य करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, याद रखिएगा। इसरो द्वारा अगस्त 2015 में क्या किया गया है, राजस्थान के फतेहा सागर में ये क्या किया गया, एक टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। टेलीस्कोप का नाम क्या है, मास्ट है। टेलीस्कोप का नाम याद रखिएगा, मास्ट टेलीस्कोप। कहाँ किया गया है इसको, तो इसको किया गया है फतेहा सागर में, राजस्थान के फतेहा सागर में। तो ये जो मास्ट है इसका कार्य क्या होगा, इस मास्ट का कार्य होगा, इस मास्ट का कार्य क्या है, तो इस मास्ट का मुख्य कार्य होता है जो हमारा सूर्य है, सूर्य की पर सेकंड की डिजिटल वेलोसिटी का तस्वीर लेना। किसका कार्य है, मास्ट का। मास्ट एक टेलीस्कोप का नाम है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, याद रखिएगा, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये जो मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप है इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होगा सूर्य के प्रति सेकंड डिजिटल वेलोसिटी का एक हाई डेफिनेशन का फोटो या हाई डेफिनेशन का तस्वीर लेना मास्ट का कार्य होगा। किसके द्वारा लाया गया, तो इसरो के द्वारा लाया गया। कब लाया गया है याद रखिएगा, तो इसको लाया गया है अगस्त 2015 को स्थापित कर दिया गया। फतेहा सागर कहाँ है, राजस्थान में है। ये हो गया आपके सूरज के संदर्भ में कुछ तथ्य। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं ग्रहों के बारे में, ग्रह के साथ साथ जो अन्य पिंड है, आकाशीय पिंड, उनके संदर्भ में। तो ये ग्रह क्या होते हैं, ग्रह बात करें यदि करते हैं ग्रह की, तो ग्रह जो होते हैं वो एक प्रकाशहीन आकाशीय या फिर ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं जिनका निर्माण बिग बैंग सिद्धांत में मैंने आपको बता दिया था कि निर्माण किस प्रकार से इनका होता है। ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों को ऊर्जा प्राप्त होती है उन ग्रहों के मुख्य तारा से। जैसे हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में लगभग कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये जो ग्रह हैं, इन ग्रह को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। हमारे यदि बात करें सोलर सिस्टम की, ग्रह में बात करें हम, सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में क्या क्या शामिल है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, पुच्छल तारे। याद रखिएगा, धूमकेतु, उल्कापिंड, पुच्छल तारे तथा अन्य पिंड। तो ये सभी मिलकर क्या करेंगे, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या कितनी है, लगभग 8 है। क्रम से देखा जाए यदि सूर्य से, तो सबसे पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आता है, देन मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और
वरुण। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, सूर्य से इनकी दूरी के आधार पर या क्रम के आधार पर ग्रहों का क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। याद रखिएगा 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा प्लूटो को निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है? क्योंकि वो जो ग्रह के जो नियम होते हैं, एक सोलर सिस्टम में जो ग्रह के नियम होते हैं उसका पालन नहीं करता था। और वो किस नियम का पालन नहीं करता था? तो वो क्या करता था, जो वरुण है इसके जो परिक्रमण की जो कक्षा उसको प्रतिच्छेद करने का कार्य करता था। तो 2006 से उसको क्या किया गया है, हमारा जो सौर मंडल है उसके ग्रहों से उसको हटा करके अलग से खगोलीय पिंड का दर्जा दिया गया है, जिसे हम बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रहों में जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं, बुध से लेकर के मंगल तक, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति से वरुण तक के ग्रह को कहा जाता है बाह्य ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल और बृहस्पति के मध्य में एक पथ होता है। इस पथ में क्या होता है कि जो धूमकेतु है, ये धूमकेतु परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर। तो इस धूमकेतु को केंद्र मान करके क्या कर दिया गया है, उसके अंदर के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह और बाहर के 4 ग्रहों को बाहर ग्रह कहा गया है। अर्थात याद रखिएगा कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में कुछ खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे हम जानते हैं धूमकेतु के नाम से। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धूमकेतु किन 2 ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करता है, या किन 2 ग्रहों के परिक्रमण पथ के मध्य परिक्रमा करता है, तो उनको कहा जाता है धूमकेतु। और कौन कौन से ग्रह हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करें यदि आकार की, या आकार के क्रम में ग्रहों का, आकार के क्रम में या फिर आकार के आधार पर ग्रहों की क्रम बात करें, तो आकार में देखा जाए तो सबसे पहला ग्रह आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, उसके बाद आता है वरुण, यदि आकार की बात करें। इसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, उसके बाद बुध। ये है आकार के आधार पर ग्रहों की स्थिति। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आकार के आधार पर पृथ्वी का क्रम कौन सा है, तो याद रखिएगा आकार के आधार पर पृथ्वी का क्रम 5वां है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आजकल सामान्य क्वेश्चन पूछना बंद कर चुका है कि सूर्य से लगा हुआ 5वें नंबर का ग्रह कौन सा है या 4थे नंबर का ग्रह कौन सा है। ये जो है वो आपके आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। अपडेटेड क्वेश्चन कौन से हैं, तो अपडेट क्वेश्चन में आकार के आधार पर पूछा जाएगा, घनत्व के आधार पर पूछा जाएगा, या तो द्रव्यमान के आधार पर पूछा जाएगा। तो बात करते हैं द्रव्यमान के आधार पर। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद वरुण, फिर अरुण, देन पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद रखिएगा द्रव्यमान और आकार में ग्रहों का क्रम लगभग समान है, बस अरुण और वरुण का जो क्रम है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे आकार में शनि के बाद अरुण और वरुण है, लेकिन द्रव्यमान में शनि के बाद पहले वरुण आएगा, फिर अरुण आता है, उसके बाद सारे ग्रहों का क्रम जो है वो समान है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं घनत्व के आधार पर। घनत्व की बात करें तो घनत्व के आधार पर सबसे पहले नंबर पर आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आ जाएगा बुध ग्रह, बुध के बाद शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, फिर शनि। ये इस प्रकार से 3 हमने देखा, मतलब 3 प्रकार से हमने ग्रहों का क्रम देख लिया। आकार के आधार पर,
किस प्रकार से, कैसा क्रम है ग्रहों का, द्रव्यमान के आधार पर क्रम देखा, फिर घनत्व के आधार पर। तो घनत्व के आधार पर पहले नंबर पर आएगा पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। तो याद रखिएगा आकार और द्रव्यमान के आधार पर पृथ्वी का पोजीशन कौन सा है, तो 5th नंबर का है, लेकिन घनत्व की बात करेंगे तो 1st नंबर पर आ जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के संदर्भ में क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, इसके साथ ही अन्य ग्रहों का भी क्या पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ग्रहों का और क्रम कैसा है। तो ये हो गया ग्रहों का क्रम। मैंने बताया सूर्य के दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो हमने देखा कि मंगल और बृहस्पति के मध्य में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, इनके मध्य से गुजरने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह के अंदर जो 4 ग्रह हैं उनको मैंने क्या बताया, आंतरिक ग्रह बताया। इन आंतरिक ग्रह के कौन नाम से भी जाना जाता है, जिनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहा जाता है। उसी प्रकार बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को मैंने क्या बताया, बाह्य ग्रह या पार्थिव ग्रह। इसके अलावा इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। नामों को थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी नामों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा आंतरिक ग्रह टेरेस्ट्रियल ग्रह की संख्या 4 है। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह, पार्थिव ग्रह या फिर जोवियन ग्रह की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा है, तो पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण है। याद रखिएगा प्लूटो को 2006 से बाहर ग्रहों के समूह से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया, क्योंकि वो वरुण के जो परिक्रमण कक्ष है उसको प्रतिच्छेद करने का कार्य करता था। ठीक है, अब चलिए एक एक करके थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, उल्कापिंड क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले धूमकेतु की। धूमकेतु जिसे मैंने बताया पुच्छल तारा या धूमकेतु। तो ये पुच्छल तारा धूमकेतु जो होते हैं वो बर्फ और हिमानी के एक पिंड होते हैं। बर्फ हिमानी के द्वारा बने हुए पिंड होते हैं जो सूर्य से बहुत दूर किसी अंधकार क्षेत्र में क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का कार्य करते हैं। ये भी क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, लेकिन किस क्षेत्र में, सूर्य से काफ़ी दूर ठंडे क्षेत्र में ये सूर्य की परिक्रमा करने का कार्य करता है। तो जो धूमकेतु पुच्छल तारे होते हैं ये बर्फ, हिमानी और गैसों के धूल से बने हुए एक पिंड होते हैं। साथ ही साथ इनका जो परिक्रमण जो पथ होता है, परिक्रमण जो पथ होता है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन परिक्रमण काल निश्चित होता है। तो क्या होता है इनका परिक्रमण पथ अनिश्चित, परंतु इनका जो काल होता है वो निश्चित होता है। इसको याद रखिएगा इस बात को कि पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या होगा, पुच्छल तारा या धूमकेतु हिमानी, बर्फ और धूल के कणों से बने हुए एक ठोस पिंड के रूप में होते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, ये सूर्य से काफ़ी दूर या तो सूर्य से बहुत दूर किसी अंधकार क्षेत्र में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इनका परिक्रमण पथ अनिश्चित होता है, लेकिन इनका परिक्रमण काल निश्चित होता है। जैसे अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले देखा गया था हेली धूमकेतु या हेली पुच्छल तारा। ये देखा गया था 1986 में। हेली पुच्छल तारा 1986 में देखा गया। इसका जो परिक्रमण जो काल है, इसका परिक्रमण काल होता है 76 ईयर का। तो आने वाले 76 वर्ष में क्या होगा, फिर से इसको देखा जाएगा पृथ्वी में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि इनका जो काल होता है वो निश्चित होता है, लेकिन इनका जो पथ जो होता है वो अनिश्चित होता है। अर्थात कोई भी धूमकेतु यदि मान लो पृथ्वी के दिखाई दे रहा है या पृथ्वी के नज़दीक से किसी समय में गुजर रहा है, तो कुछ समय बाद जो उसकी निश्चित काल अवधि होती है उसके बाद से वह फिर से दिखाई पड़ेगा। तो याद रखिएगा धूमकेतु क्या होता है, तो धूमकेतु बर्फ हिमानी गैस के एक पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने का कार्य करते हैं। ये जो धूमकेतु है, धूमकेतु के 2 भाग होते हैं, कॉमा और टेल। तो कोई भी धूमकेतु
एक सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन जब ये सूर्य के संपर्क में आता है तो चमकने लगता है, और जब चमकता है तो इसमें काफ़ी लंबी प्रकाश भी उत्पन्न होती है। तो इसका जो सामने का भाग होता है इसको कॉमा कहा जाता है। पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पुच्छल तारे का जो सामने का भाग होता है, जो उसका मुख्य भाग है, वो कॉमा कहलाएगा। और जब ये सूर्य के संपर्क में आने के बाद से प्रकाशवान होता है या चमकना चालू होता है तो उस भाग को कहा जाता है टेल। तो कॉमा, पुच्छल तारे के दो भाग होते हैं, कॉमा और टेल, इस बात को याद रखिएगा। जबकि सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा की, सामान्य अवस्था की बात करें तो पुच्छल तारा में केवल एक ही भाग होता है जिसको हम कहते हैं कॉमा, याद रखिएगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लगभग 14 जुलाई को क्या हो गया, एक नए धूमकेतु के बारे में पता चला है जिसका नाम है C2020F। नए धूमकेतु, इसका नाम है C2020F, जो 14 जुलाई से 20 दिन तक क्या होगा, पृथ्वी से दिखाई पड़ेगा। 14 जुलाई से 20 दिन तक 20 मिनट के लिए दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसे C2020 नाम दिया गया है। याद रखिएगा, ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक 22 और 23 जुलाई को होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। अभी हाल ही का नया धूमकेतु है जो अभी रिसेंट पिछले सप्ताह इसको देखा गया, जो 14 जुलाई से दिखाई पड़ रहा है, 20 दिन के लिए दिखाई पड़ेगा, 20 मिनट के लिए, वो भी शाम के समय दिखाई पड़ेगा। इसकी जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम की दिशा में दिखाई पड़ेगा। दिशा कौन सा है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में ये दिखाई पड़ेगा रोज़ शाम को 20 मिनट के लिए। और 22 से 23 जुलाई को क्या है, तो ये सबसे नज़दीक होगा पृथ्वी के। तो इस बात को याद रखिएगा। अभी हाल ही का नया धूमकेतु जिसका नाम रखा गया है C2020F। अभी ये आपके करंट न्यूज़ का एक टॉपिक भी बन सकता है, हो सकता है आने वाले पेपर में इसे क्वेश्चन बन जाए। तो याद रखिएगा धूमकेतु पिछल तारा क्या होता है। अब देखते हैं आगे उल्लका के बारे में। उल्लका या उल्लका पिंड, उल्लकास्म या उल्लका पिंड, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। उल्लका या उल्लकास्म एक ही चीज़ है। ये क्या होता है, ये भी गैस या फिर कणों के एक ठोस पिंड होते हैं। गैस या कणों के ठोस पिंड होते हैं। जब ये ब्रह्मांड में विचरण करते होते हैं, परंतु जब ये पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में या फिर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आते हैं तो ये पृथ्वी पर गिरना प्रारंभ करते हैं। जब ये पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो वायुमंडलीय गैसों की वजह से इसमें चमक उत्पन्न होता है और ये जलना प्रारंभ होगा। तो जलते जलते एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में ये पूरी तरीके से जल करके नष्ट हो जाते हैं। और जब पूरी तरीके से जल करके नष्ट होता है तो उसे कहा जाता है उल्लकास्म। जब उल्लका पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आता है और वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद ये जलना प्रारंभ होता है और एक अंतिम क्रिया ऐसी होती है कि ये जल करके राख हो जाता है। तो राख होने के बाद जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है उल्लकास्म। लेकिन कभी कभी ये उल्लका पिंड इतने बड़े होते हैं कि वायुमंडल के रगड़ के जो जलने से ये राख नहीं बन पाते और इनके अवशेष पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं। तो जब पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं उनको कहा जाता है उल्लका पिंड। जैसे कि हम जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक प्रजाति पाया जाता था डायनासोर का। ये डायनासोर के प्रजाति के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है, उल्लकापात को माना जाता है। मतलब कहने का अर्थ यही है कि डायनासोर की जो एज है या डायनासोर का जो काल रहा है उस काल में बड़े बड़े उल्लका पिंड धरती पर आकर के गिरे जिससे डायनासोर का विनाश हुआ। तो एक ही चीज़ है उल्लका पिंड और उल्लकास्म। जब उल्लका पिंड पूरी तरीके से जल जाता है वायुमंडल में और राख बचता है उसको उल्लकास्म कहा जाता है। परंतु कभी कभी इनका आकार इतना बड़ा होता है कि वो वायुमंडल में जल नहीं पाता और धरती पर आकर के गिरता है जिसे हम उल्लका पिंड कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा उल्लकास्म या उल्लका पिंड। अगला देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि मंगल और बृहस्पति के मध्य एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले कुछ पिंड होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है।
अब ये पिंड बनते कैसे हैं? तो जब कोई ग्रह या कोई तारा टूटता है या जब कोई ग्रह का विस्फोट होता है, विनाश होता है, तो उससे छोटे छोटे पिंडों का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे पिंड ही क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं और ये किस पथ पर परिक्रमा करेंगे? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य जो इनकी पट्टी होती है या इनका जो पथ होता है उसमें जाकर के ये परिक्रमा लगाने का कार्य करते हैं। तो खगोल शास्त्रियों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 40,000 से 45,000 की संख्या में क्षुद्र ग्रह क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं। आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे संपूर्ण ग्रहों के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी के संबंध में कुछ और अन्य नए तथ्य। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। थैंक यू।